सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का। तो गाइस जैसा कि हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में है, तो हम बात करेंगे कि हमारे रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या होता है और उससे हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं और वो किस तरीके से डेवलपमेंट में यूज आ सकता है। जैसे कि यहाँ वर्ड दे रखा है कि रिसोर्स है। रिसोर्सेज मीन्स की जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाइज ऑफ आवर बेसिक नीड्स, मतलब हमारी जरूरत को जो पूरा कर सके वो है रिसोर्स। जैसे मार्कर है, मार्कर को मैं लिखूंगा यहाँ पर, लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये रिसोर्स है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ पर आप ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है यहाँ पर, तो ये रिसोर्स है आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज आपकी जो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है कुछ भी चीज को, तो वो होता है रिसोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे मान के चलो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? रिसोर्स। अब टेक्नोलॉजी हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स को वो कंप्लीट कर सके, हमारी जो फैसिलिटी है हम वो फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी एक हमारा रिसोर्सेज है। दूसरा हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंस्टीट्यूशन मींस जैसे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये क्या है? ये भी सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा ट्रीटमेंट होता है, रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद में स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, रिसोर्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स का पूरा फंडा रिसोर्स का ये है कि बेसिक नीड्स को जो सेटिस्फाई कर सके वही हमारा रिसोर्सेज है। दूसरा, हम नेचर से भी, हम आपको पता है नेचर भी हमारी काफी सारी वो जो हमारी डिमांड्स है उसको भी फुलफिल करता है नेचर। ठीक है, तो यही सारे रिसोर्स है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसोर्स को। हमने रिसोर्सेज के बारे में बात तो कर रहे थे, उसको हमने काफी सारे टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कि रिसोर्स एक्चुअली में है क्या, मतलब किस तरीके से किसको हम बायोटिक माने, किसको हम एबायोटिक माने, किसको रिन्यूएबल माने, किसको हम नॉन रिन्यूएबल माने। तो इस तरीके से हमने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरली, आपको पता होगा कि एक तो होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल मींस रिन्यू, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा में। रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सके, रेप्लेनिश कर सके, ठीक है, जिसको हम वापस क्रिएट कर सके और जो कभी ना डिस्ट्रॉय हो सके, जो खत्म ना हो सके कभी, वही होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे सोलर विंड्स, सूरज, आसमान, ठीक है, समझ आ रहा है? सोलर विंड्स आ रही है, वो हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो वो खत्म नहीं होने वाली। उसके बाद में हवा, ठीक है, विंड्स हैं जो वैसी विंड्स हैं, तो ये सारा क्या नहीं खत्म होने वाला। उसके बाद में वाटर, ठीक है, खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद में हम और चीजें बात करें, काफी सारी चीजें हैं कि जैसे उसके बाद में फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट की बात करें, हमेशा रहने वाले। ठीक है, उसके बाद में इसके अपोजिट हम बात करें नॉन रिन्यूएबल के बारे में। नॉन रिन्यूएबल मींस जिसको हम वापस रिन्यू ना कर सके, जिसको रिन्यू होने में काफी लॉन्ग टर्म का टाइम लग सके। ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म का टाइम लग सके। जैसे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल की बात करें, नेचुरल में दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल होता है और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल मैंने बात की, यहाँ पर सोलर विंड्स के बारे में बात की, उसके बाद में यहाँ पर वाटर के बारे में बात की, उसके बाद में फॉरेस्ट के बारे में बात की यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मींस कि जो वापस ना आ सके और उसको काफी टाइम लग सके। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, कोयल्स में है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वापस हम नहीं ला सकते, वो काफी टाइम लगता है। उसके बाद में काफी सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसका, थोड़ा डेफिनेशन, मतलब थोड़ा इसको और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब किस बेसिस के ओरिजिन पर हम रिसोर्सेज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। ये तो आप ऑब्वियसली बात है 6 और 7 से पढ़ते आ रहे होंगे। जो बायोटिक होता है कहीं ना कहीं वो लिविंग थिंग्स होता है। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, फ्लोरा और फोना। ठीक है, फ्लोरा मींस फ्लोवर, ठीक है, कहीं प्लांट्स की बात कर रहा है। फोना मींस एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद में इसके अपोजिट जस्ट बात करें यहाँ पर एबायोटिक। एबायोटिक मींस जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स मींस
रॉक, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एबायोटिक है, ठीक है। उसके बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोहोस्पिटलिटी। एक्सोहोस्पिटलिटी मतलब कि कहीं ना कहीं वो हमें की रिसोर्सेज को हम एनर्जी के बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं एक्सोहोस्टिबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। जैसे मैं अभी मैंने बात की यहाँ पर रिन्यूएबल के बारे में, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्सोहोस्टिबिलिटी मतलब कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, सोलर विंड्स एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वाटर से आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये हमारे यूज में आते हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके बाद क्या मैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में, आपको पता है कोयला यूज आता है, कोयले को हम जलाते हैं, जलाने के बाद उसको एनर्जी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब ये रिसोर्स किसका होगा, अब ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मेरा रिसोर्स है भाई, ठीक है, किसी का नहीं है, ना तुम्हारा है ना किसी पड़ोसी का है, ये सिर्फ मेरा है, मेरा अधिकार है बस इस पे, मैं ही इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्राइवेट, इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो, अब यूट्यूब किसका है, सभी का है, ठीक है, एक किसी का नहीं है, सभी का है, सारे यूज कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, सभी के लिए कम्युनिटी रिसोर्स हो गया, ये कम्युनिटी रिसोर्स इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जहां पर किसी एक का ही पर्टिकुलर का ही वहां पर ओनरशिप हो, तो इसको ही हम बोलते हैं। जैसे गांव में बात कर लेते हैं, दिस लैंड इज माई, ठीक है, दिस एग्रीकल्चर लैंड इज माई, दिस पॉन्ड इज माई, सो क्या है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये मेरा है, ठीक है। और उसके बाद में कम्युनिटी, जैसे हम कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें, ऐसी गांव विलेज का एग्जांपल लें, पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस, पार्क्स, उसके बाद में हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसके बाद में पिकनिक स्पॉट्स, दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है, दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दीज आर कम्युनिटी ओनरशिप रिसोर्सेज, ठीक है। तो बात समझ में आई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे नेशनली जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इंडिया, जो ये हमारा इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री है यहाँ पर आपको पता है सी है, ठीक है। अब जो इंडिया की जो बाउंड्री है तो वो 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक यहाँ पर इंडिया की बाउंड्री है, और इंडिया की बाउंड्री के 12 नॉटिकल मील तक सारे जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे वहां पर इंडिया का ही ओनरशिप होगा भाई साहब, और कोई नहीं आ सकता वहां पर, ठीक है। 12 नॉटिकल मील, जैसे एक मील आपको पता ही होगा 1600 मीटर होता है, तो एक नॉटिकल मील 1852 मीटर इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर, तो 12 नॉटिकल मील्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अब जैसे मान चलो इंडिया की बात की मैंने कि 12 नॉटिकल मील तक तो भाई साहब इंडिया का ही है, उसके आगे अगर हम 200 नॉटिकल मील तक चले जाएंगे, 200 नॉटिकल मील तक चल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो किसके अंडर में आ जाएगा, इंटरनेशनल, ठीक है गाइस, समझ में आया। तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स का बेसिस मतलब डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि हम कितना डेवलप कर पाए हैं, हम उसको कितना पहचान पाए हैं किसी भी रिसोर्स को। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जैसे यहाँ पर है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब कि हमारे पास पोटेंशियल तो है, हमारे पास रिसोर्स तो है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको बताऊं, जैसे अपने यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट काफी ऊंचे, ठीक है, काफी ऊंचे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सोलर विंड से उनके ऊपर आती होंगी। अब सोलर विंड्स आती हैं लेकिन उनको कोई यूज नहीं करते हैं। हमारे पास पोटेंशियल तो है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं। सेकंड यहाँ पर बात कर लेते हैं हम डेवलपमेंट रिसोर्स। डेवलपमेंट रिसोर्स मतलब कि हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे पास रिसोर्स तो है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है गाइस। तो ये था अपना डेवलप्ड रिसोर्स। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टॉक रिसोर्स। हमारे मतलब हमारे पास स्टॉक तो काफी सारा है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम उसको यूज क्या करना है, क्या ही करना है। जैसे हमें बात करूं वाटर की, वाटर आपको पता है जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाइड्रोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम उसको कैसे करना है, हमें उसको क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम उसको यूज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, हमें इस चीज का पता ही नहीं है। एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमने ये बात की यहाँ पर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मींस कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज
से किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरीके से हम हमारे डेवलपमेंट में इसको यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके काफी सारे डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर ग्रीडीनेस आ चुकी है, काफी सारे लोग लालची हो चुके हैं और रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर मैं एक और डिसएडवांटेज की बात करूं, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज को उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसके साथ साथ पोल्यूशन की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और हमारा जो ओजोन लेयर जो हमारे एनवायरमेंट में है उसका भी वहां पर डिप्लेशन हो रहा था। ये सारा का सारा रीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से है। जैसे यहाँ पर कोयले का हम ज्यादा से ज्यादा कोयले हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बर्न करते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, उसके बाद में पोल्यूशन काफी होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एनवायरमेंट का भी क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो इन एनवायरमेंटल इश्यूज को यहाँ पर ठीक तरीके से मतलब हैंडल करने के लिए और अच्छी तरीके से टैकल करने के लिए काफी सारे कंट्रीज को एक साथ यहाँ पर आना भी पड़ता है और काफी मतलब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक ये यहाँ पर समिट होती है, समिट मतलब काफी सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर आते हैं और बोलते हैं कि हम किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को बचाना चाहिए और हमें एनवायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये अपने समिट हुई थी, इसको बोला जाता है रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है, रियो डी जेनेरो का, ये 1992 में एक समिट हुई थी। उसके बाद में एक एजेंडा 21 भी यहाँ पर एक समिट हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीज की ये मीटिंग्स होती है कि इनका जो मेन मोटिव होता है ये कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को अपने कंजर्व करना और हमें एक्सप्लॉयटेशन कम से कम करना होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी हम प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग मीन्स कि आप सभी को पता है हमारे कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज हैं, काफी सारे मतलब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। उसका मतलब सफिशिएंट से ज्यादा हमारे पास सरप्लस भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सरप्लस मीन्स कि आपको पता ही होगा कि जैसे हमारे जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये कहीं ना कहीं हमारे इनके पास क्या है, इनके पास मिनरल्स काफी सारे रिच मिनरल्स, मतलब ये रिच स्टेट है जो हमारे काफी रिच मिनरल्स वाले स्टेट्स हैं। उसके बाद में बात करें हमारे राजस्थान और गुजरात, इनके पास यहाँ पर सोलर विंड्स के रिसोर्सेज हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर साउथ इंडिया में बात करें, यहाँ पर उनके पास वाटर वाले रिसोर्सेज हैं, वाटर जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो हमें उसको डिसाइड करना है और हमें उसको प्लान करना है कि किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सके। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि इंडिया में किस तरीके से हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है। तो ये एनसीईआरटी का जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, तो इसको अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पर मतलब सबसे पहले हम मैपिंग करेंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं, क्वालिटेटिव वे में या फिर क्वांटिटी वे में, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इन सभी रिसोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमारे बिहार वाले और ये अपने झारखंड, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जहाँ स्टील होता है, काफी सारा प्रोडक्शन होता है स्टील का, कोयल का काफी सारा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, कितना हम उसको यूटिलाइज कर सकें, कितना हम एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो होगा हमारे स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज। स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मतलब हम अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करने के लिए। उसके बाद स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन होगा। मान के चलो कि किसी को पता ही नहीं है कि स्टील का कैसे यूज करना है, तो बेसिक बात है कहीं ना कहीं वो उसको वेस्ट कर देगा। तो इसलिए हमें वेल एजुकेटेड पर्सन की जरूरत होगी, अच्छे वेल स्किल्ड पर्सन की जरूरत होगी हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। ठीक है, थर्ड यहाँ पॉइंट यहाँ पर बात की गई कि अगर हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है हमारे इंडिया में, तो हम आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे, उसके बाद स्किल्स अच्छी होगी, उसके बाद प्लान करेंगे कि हमारे कंट्री में जहाँ पर स्केरिसिटी है या फिर जहाँ पर सफिशिएंटली यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं है वहां पर उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेता हूँ, गांधी जी का कोट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि मतलब इन आवर कंट्री वी हैव ए सेल्फ सफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज बट नॉट फॉर ग्रीडीनेस। ठीक है, बस समझ मारिए कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट तो है रिसोर्सेज का, बट लेकिन लालच के लिए नहीं है हमारे पास। तो ये गांधी जी का बहुत अच्छा कोट है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है
कि हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, सफिशिएंट है, हमें उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट में हमें उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे कॉलोनियल टाइम का जो पीरियड था, जैसे हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, ब्रिटिशर्स आपको पता ही है कि 1947 से पहले आए थे, तो कहीं ना कहीं हम कॉलोनी थे, हम कहीं ना कहीं उनके गुलाम थे, ठीक है। तो उनका जैसा मन करता वो एक्सप्लॉइटेशन ही यहाँ पर करते थे, उनका जैसा मन करता वो रिसोर्सेज का जैसा यूज करते थे, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज भी होता था रिसोर्सेज का, तो वेस्टेज भी होता था रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं काफी सारे प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है। उसके साथ में आपको बताऊं, जैसे हमारे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे स्टेट की बात करूं, जैसे हमारा बिहार स्टेट है, ठीक है, बिहार स्टेट है, उसके बाद में झारखंड स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल स्टेट्स है। तो मैं बताऊं, आपको पता ही है, मतलब रिच इन मिनरल्स हैं, आपको पता है रिच इन मिनरल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनरल्स इतना सारा है कि ये आज के टाइम में मतलब काफी अच्छी कंडीशन और काफी स्टेटस, अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन कैसे कम रह गई? क्यों? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स आए थे। ट्रेडर्स कौन से वाले? हमारे यूरोपियंस वाले, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया, ट्रेडर्स किया, और उनका जो रिसोर्सेस है उनका एक्सप्लॉइट किया, और वो अपने कंट्री जाके ले गए, इनको यहाँ पर बेचारों को गरीब छोड़ दिया गया, ठीक है गाइस। तो ये था अपना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि एक सिंपल ही है कि हमें मतलब वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ लिमिटेड, वी हैव टू यूज द लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज वी हैव टू सेव द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज को सेव करना है और हमें लिमिटेड वे में उनको यूज करना है। ऐसा ना हो कि हम तो यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव वे में यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोयल का यूज कर रहे हैं और वाटर का यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ में फॉरेस्ट का भी यूज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये चीज खत्म हो जाए, हम काफी सारे फॉसिल्स को हम यूज कर रहे हैं। ऐसा ना हो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम बोले अरे भाई कोयला हुआ करता था, अरे फ्यूचर जनरेशन बोलेगी हमारी एक कोयला कैसा दिखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि हमारे लिए लिमिटेड यूज करेंगे और हम हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको सेव करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में बात की, अब बात कर लेते हैं हमारे लैंड रिसोर्स के बारे में। तो आपको पता है लैंड ओरिजिनली मतलब आप सभी को पता है ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उसके बाद में हमारे जो वाटर के लिए, और उसके बाद में ये हमारे लिए वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पर देता है, फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देता है, उसके बाद में काफ़ी सारी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करवाता है। तो लैंड हमारे लिए काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है। ये मतलब ये गिफ्ट है, मतलब लैंड एक रिसोर्स है जो गिफ्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, लैंड इज द रिसोर्स ऑफ गिफ्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि लैंड का जो रिसोर्स है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में हमारे किस तरीके से जो लैंड है, जो रिसोर्स ऑफ लैंड है वो किस तरीके से यूज है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लैंड है, जो लैंड रिसोर्स है, वो फर्स्टली हमारे यूज होता है फॉरेस्ट में, कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है हमारे लैंड पे, सभी को पता है कि फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं हमारे लैंड पर, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जहां पर जो लैंड मतलब जो यूज नहीं, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं, कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल मीन्स कि जो बैरन लैंड है, बैरन मतलब जो बंजर हो चुके हैं, जो अनफर्टाइल हो चुके हैं, तो वो हमारे लिए यूज में नहीं आते। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो लैंड है वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे है हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज में बताऊं आपको कि अगर मैं बात करूं कि हमारे जो इंडिया में जो हमारे लैंड है, जमीन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 27% तो हमारे यहाँ पर क्या है, 27% हमारे यहाँ पर प्लेट्यूज प्रेजेंट है, प्लेट्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद में 30% हमारे यहाँ पर माउंटेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना हुआ, उसके बाद में यहाँ पर 43% यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, वो सॉरी क्या प्लेट्यू है वो हो गया, माउंटेन हो गया, उसके साथ में यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन्स, ठीक है। तो 43% यहाँ पर प्लेन्स प्रेजेंट है, 27 यहाँ पर प्लेट्यू प्रेजेंट है, 30% यहाँ पर माउंटेन प्रेजेंट। तो ओवरऑल यहाँ पर ये इंडिया हमारा जो ये इस लैंड में यहाँ पर ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो हमारा इंडिया है वो एक्चुअली में लैंड में और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कि कहाँ फॉरेस्ट है, जब कहाँ एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज हो रहा है, कहाँ नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए ये सारा यूज हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर बात की
कि जो हमारा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट वाला है वहां पर तो फॉरेस्ट है। दूसरा यहाँ पर हमने बात की कि जहां पर बैरल लैंड है। उसके बाद में थर्ड यहाँ पर आएगा जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, नॉट फॉर एग्रीकल्चर। नॉट फॉर एग्रीकल्चर मीन्स जहां पर रेलवेज हैं, जहां पर रोड्स हैं, जहां पर टनल्स हैं, तो ये सारा का सारा वो वाला लैंड होगा जहां पर ये सारा एग्रीकल्चर जहां पर एग्रीकल्चर में तो आता नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पर ये रोड्स होंगे, यहाँ पर टनल्स होंगे, रेलवेज होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर जो अनकल्टिवेटेड लैंड है। जहां पर अनकल्टिवेटेड लैंड मीन्स कि जहां पर पास्चर्स के लिए या फिर जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं। ग्रेजिंग लैंड्स यहाँ पर मतलब जो हमारे जो कैटल्स होते हैं उनके जो खाने के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर काफी मतलब उसको खाने के मतलब जो खाते हैं वो कोई फूडर होते हैं जो खाते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस ही होता है उस लैंड पर उसको ग्रो करने के लिए। तो बोला जाता है कि पास्चर्स और ग्रेजिंग के लिए भी यहाँ पर फॉरेस्ट है जो उसका यूज हो रखा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है कि जो अनकल्टिवेटेड है 5 इयर्स तक, मतलब 5 इयर्स से ज्यादा होगा। मतलब मान के चलो जो एग्रीकल्चर कोई भी लैंड कल्चरेबल तब होगा तब वो 5 इयर्स से ज्यादा अनकल्टिवेटेड होगा, जहां पर कोई भी किसी चीज का कल्टीवेशन नहीं होगा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो कल्चरल लैंड में आ जाएगा। तो वो कल्चरल लैंड यहाँ पर 5th पार्ट में आएगा, कल्चरल लैंड यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मीन्स कि जहां पर कुछ ना कुछ हम शो कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम वहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो वाले लैंड होंगे, मतलब जहां पर हम कुछ ना कुछ वहां पर ग्रो कर रहे होंगे। तो करंटली तो ये सारे के सारे जो लैंड के जो पैटर्न्स है जो हमारे इंडिया में यहाँ पर इस तरीके से ये फुलफिल कर रहा है, जो लैंड वाला ये वाला जो एरिया है ये पूरा कंप्लीटली इस तरीके से यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो लैंड का और पैटर्न हम यहाँ पर बात करें, जैसे बात करें कि हमारे आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जो हमारे कश्मीर है उसका काफी सारा कुछ आधा पार्ट हमारे पीओके में है, सेकंड वाला नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट हमारे वहां पर चाइना में है, अक्साई चीन का जो पार्ट है, तो कुछ लैंड हमारा वहां पर उन्होंने ले रखा है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर हमारा मैक्सिमम एरिया होता है तो वो कहीं मतलब जैसे 90% के अप्रोक्स हमारा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं हमारा शोन एरिया है। शोन एरिया में जहां पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम जहां पर हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करो यहाँ पर कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ मिलेगा हमें, पंजाब में मिलेगा या फिर हरियाणा में मिलेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एमपी में मिलेगा। तो जो हमारा एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कहीं ना कहीं जो शोन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में मिलेगा। उसी के अपोजिट में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड हो गए वो कम मिलेंगे और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा मिलेगा, फॉरेस्ट कवर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। उसी के अपोजिट हम बात करूं पंजाब और यहाँ पर हरियाणा में, यहाँ पर फॉरेस्ट कम मिलेगा लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर शोइंग लैंड ज्यादा मिलेगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की अब बात करें, लैंड डिग्रेडेशन आपको पता है कि जहां पर लैंड डिग्रेडेशन मींस कि जहां पर लैंड अपनी मतलब अपनी जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाए। पोटेंशियल लॉस मींस कि कहीं ना कहीं वो अनफर्टाइल हो जाए। अनफर्टाइल कैसे, आप सभी को पता है यहाँ पर कि जो मैं एग्जांपल दे रहा था बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर एमपी, अब यहाँ पर क्या होता है, माइनिंग होती है, ठीक है। अब माइनिंग होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, माइनिंग हो रही है तो obvious सी बात है लैंड डिग्रेडेशन होगा, वहां की जो लैंड की जो अनफर्टिलिटी है वो हो जाएगी, अनफर्टिलिटी आ जाएगी वहां पर, तो कहीं ना कहीं वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो माइनिंग एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम। वाटर लॉजिंग मीन्स कि कहीं ना कहीं वाटर लॉजिंग मीन्स कि पानी का इकट्ठा होना, ठीक है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा मीन्स कि जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम वाटर का यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं वाटर का यूज करते हैं, तो वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो लैंड इससे भी अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर और जैसे हमारे जहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल की काफी कमी है, स्केर्सिटी रेनफॉल है,
जैसे गुजरात का एरिया हो गया या फिर राजस्थान का एरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल होती नहीं है, तो रेनफॉल होती नहीं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बैरन लैंड होगा या फिर अनफर्टाइल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पहले से यहाँ पर दिक्कत ऐसी है। तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बात की हमने यहाँ पर 3 टाइप्स की, यहाँ पर किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पर हमारे इंडिया में। जैसे हमने माइनिंग की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद में यहाँ पर वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सोइल के बारे में। सोइल एज ए रिसोर्स, सोइल रिसोर्स तो है काफी अच्छा, और सोइल एक बहुत अच्छा गिफ्ट है गॉड की तरफ से कि हम यहाँ पर हमारे प्लांट ग्रो होते हैं, हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है, हमारे यहाँ पर प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा जो सोइल है वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली में सोइल कुछ नहीं है, सोइल भी तो लैंड का ही पार्ट है, मतलब जमीन मीन्स मतलब जमीन पर ही तो सोइल है। तो सोइल कुछ नहीं है, सोइल एक्चुअली में मिलके बनता है कुछ चीज़ों से। जैसे मान के चलते हैं हम सोइल, जैसे सोइल कुछ नहीं है, वैसे सोइल में जैसे होता है ना ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स जो अपने प्लांट के जो लीफ होते हैं वो काफी लॉन्ग टाइम के बाद वो सूख जाते हैं, सूख कर वो वहां पर जमीन पर नीचे गिर जाते हैं, तो वो ह्यूमस होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो डिकम्पोज जाता है, डिकम्पोज बनकर वो सोइल बन जाता है। उसके बाद में प्लस उसके बाद में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल और ह्यूमस से मिलकर सोइल बनती है। यहाँ पर सोइल की जो वैसे सोइल को मतलब कुछ लेयर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि जो ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर में यहाँ पर दे रखा है कि जो टॉप वाली लेयर है यहाँ पर ये काफी ये ग्रीन है, तो यहाँ पर ये ग्रो हो रखी है काफी, या तो यहाँ पर प्लांट ग्रो होते हैं यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ये सब सोइल वेदर्ड है, यहाँ पर सिल्ट और क्ले वाली यहाँ पर ये सोइल होती है। तो सिल्ट और क्ले मतलब काफी फर्टाइल वाली भी होती है, क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है, वेदर्ड होती है, मतलब थोड़ा इरोजन वाली यहाँ पर बोल सकते हैं, इरोजनल सोइल होती है ये वाली। इसके नीचे बात करें जैसे यहाँ पर ये पेरेंट रॉक वाली होती है। पेरेंट रॉक सोइल मतलब जो रॉक सोइल मतलब काफी मतलब पत्थरों वाली सोइल यहाँ पर होती है। उसके नीचे यहाँ पर बात करें यहाँ पर बेड रॉक में जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है सोइल की, तो ये वाली सोइल की जो लेयर होती है नीचे वाली, तो ये कहीं ना कहीं बेड रॉक है, तो ये कहीं ना कहीं अनवेदर्ड है यहाँ पर। तो ये काफी दिक्कत है, इरोजनल नहीं है, ये अनवेदर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने सोइल के जो लेयर्स हैं इनके बारे में बात की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सोइल मतलब डिफरेंशिएट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, सोइल चेंज कैसे होती है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे ग्लेशियर्स पर, हमारे विंड्स पर, हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे इन चीजों पे डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हमारे वहाँ पर विंड्स कैसी है, वहाँ पर एक्शन ऑफ रनिंग मतलब जो रनिंग वाटर है वो कैसा है वहाँ पर, उसके बाद में डिकम्पोजर्स वहाँ का एक्शंस कैसा है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोइल कैसे होने वाली है, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कुछ सोइल्स के बारे में यहाँ पर कि सोइल्स के जो क्लासिफिकेशन है, सोइल्स को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली में सोइल्स को हम किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे थिकनेस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, उसका रॉक कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसकी फर्टिलिटी कैसी है, इन सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सोइल्स को। जैसे हम फर्स्ट सोइल यहाँ पर बात करें, आपने सुना ही होगा काफी ज्यादा एलुवियल सोइल, ठीक है। एलुवियल सोइल का क्या होता है कि ये काफी, सबसे पहली बात बता दूं, ये काफी फर्टाइल है, ठीक है, ये काफी फर्टाइल है। उसके बाद में ये काफी वाइड स्प्रेड है, मतलब ये काफी सारे अपने एरिया में फैली हुई है। तीसरा मैं बता दूं यहाँ पर इसके बारे में बोला जाता है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया होता है, मैंने आप याद कीजिए थोड़ा सा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया होता है वहां रिवर फ्लो करती है, तो उनसे वो डिपोजिट आता है, जो डिपोजिशनल जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो रिवर्स आसपास यहाँ पर जमा कर देती है, तो वो लैंड काफी फर्टाइल होता है। तो वो ही वाला लैंड है, वहां पर वो सोइल जब बनती है तो उसी को ही एलुवियल सोइल बन जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाला जो एरिया आता है वहां पर एलुवियल सोइल मिलती है, ठीक है। तो ये काफी फर्टाइल होती है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर ये पोटाश में और फॉस्फोरिक एसिड,
और लाइम, इन सब चीजों में ये काफी रिच होती है, ठीक है, काफी अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन, वीट का कल्टीवेशन, उसके बाद में यहाँ पर शुगर कैन का कल्टीवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल को एक्चुअली में 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। ये कुछ नहीं है, ओल्ड एलुवियल सॉइल मींस कि जहां पर न्यू सॉइल आई हो, सॉरी जहां पर ओल्ड वाली सॉइल हो और जहां पर न्यू एलुवियल सॉइल, मतलब न्यू वाली सॉइल मतलब कि रिवर्स जहां पर नए डिपॉजिट्स लेकर आ रही है, न्यू वे में फ्लो कर रही है, जहां मान के चलो, देखो मैं सिंपली मैं बताऊं आपको, जैसे ये जैसे रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है सब, ठीक है। अब इसका जो आसपास का एरिया होगा ये वाला जो इसका आसपास का एरिया होगा ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो क्यों, कहीं ना कहीं ये वाटर के पास है, ये रिवर के पास है, तो कहीं ना कहीं इस एरिया को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। उसके बाद में बात करें जहां पर वाटर कभी पहले था, ठीक है, रिवर्स का ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लेंथ वो कहीं ना कहीं जो इसकी लेंथ है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो जहां पर पहले यहाँ पर वाटर फ्लो करता था, अब वहां पर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप बोलते हैं इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है गाइस, समझ आया। तो ये था हमारी एलुवियल सॉइल। सेकंड बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि कॉटन के लिए काफी अच्छी, आप मतलब ये अपने पढ़ते हैं इन सब सारे उसमें क्लासेस में। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये काफी स्टिकी हो जाती है जब ये वेट होती है, मतलब ये भीगने पर काफी चिपचिपी हो जाती है, चिकनी वाली मिट्टी की जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में तो वर्किंग करने में काफी सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये काफी दिक्कत आती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें पोटाश थोड़ा सा ठीक मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर इसमें फॉस्फोरिक की काफी कमी होती है, लाइमस्टोन यहाँ पर नहीं मिलता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट काफी अच्छा मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट काफी अच्छा मिलता है यहाँ पर ब्लैक सॉइल में, ठीक है। तो और मेनली अच्छा हाँ मैं बात करूँ एरिया के हिसाब से बात करूँ तो इस ब्लैक सॉइल में ये अपने महाराष्ट्र वाले एरिया में और ये सदर्न साउथ एमपी के एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में, मतलब मेनली जहां पर ये प्लेट्यू है ना, यहाँ पर है ये प्लेट्यू, ठीक है। एक्चुअली में जो प्लेट्यू है ये बेसाल्टिक रॉक से बना है, बेसाल्टिक रॉक से, और इस बेसाल्टिक रॉक पर ही ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो गाइस समझ में आया, ये एरिया समझ में आया कैसे कैसे है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, रेगुलर सॉइल इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसका एरिया कैसा है। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल की। रेड और येलो सॉइल जैसे मैं नाम से यहाँ पर बता रहा हूँ, रेड और येलो सॉइल होती है वो एक्चुअली में क्रिस्टलाइन रॉक की वजह से यहाँ पर फॉर्म होती है, इसलिए ये येलो या फिर रेड दिखती है, तभी ये रेड और येलो तरीके से दिखती है। एक्चुअली में जो ये मिलती है अपने डेक्कन प्लेट्यू में, जो अपना प्लेट्यू है साउथ इंडिया में, वहाँ के कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का पार्ट, यहाँ पर ये रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। और ये इसकी जो ह्यूमस में ये काफी कम होती है, उसके साथ साथ में ये पोटेशियम और फास्फोरिक तो इसमें बहुत ही कम मिलता है, तो ये इसमें काफी मतलब ये थोड़ी कम ये अनफर्टाइल थोड़ी कम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर अपना लैटराइट सॉइल। लैटराइट मींस ब्रिक। तो ब्रिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक प्योर सॉलिड की बात कर रहा है, सॉलिड मींस मतलब प्योर पत्थर रॉक की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो ये अपने लैटराइट सॉइल होती है ये अपने यहाँ पर उड़ीसा में मिलती है, अपने साउथ सदर्न पार्ट में, जैसे तमिलनाडु के पार्ट में, केरला के पार्ट में, कर्नाटक के पार्ट में, तो यहाँ पर ये मिलती है अपने केरला के पार्ट में, यहाँ पर तमिलनाडु के पार्ट है, कर्नाटक का पार्ट है, तो यहाँ पर ये लैटराइट सॉइल मिलती है। तो जो लैटराइट सॉइल होती है तो काफी ये ऑब्वियसली बात है, ये काफी रॉकी होती है और ये एसिडिक भी होती है, ये होती है, और इसकी जो ह्यूमस है इसमें काफी इतना ज्यादा सफिशिएंट ह्यूमस नहीं मिल पाता जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी टेक्निक वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसको काफी अच्छी टेक्निक्स का यूज कर और काफी अच्छी फर्टाइल बनाकर इसमें, वहां पर आपको पता तो मैं केरला में आपको पता है यहाँ पर कॉफी का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और चीजों का कल्टीवेशन और काफी पल्सेस का भी यहाँ पर कल्टीवेशन काफी होने को मिलता है। तो ये जो अपना लैटराइट सॉइल है या काफी मतलब ये रोकी होती है, लेकिन
लेकिन फिर भी हम इसको सही बनाकर, ये वहाँ के लोग सही बनाकर वहाँ पर तब भी कल्टीवेशन करता है। ये साउथ इंडिया में मिलते हैं, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर ये वाला एरिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एरिड सोइल की। एरिड सोइल मतलब कहीं ना कहीं सूखे की बात कर रहा है यहाँ पर। अब सूखा कहाँ है देखते ही राजस्थान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब राजस्थान की जो सोइल होती है वहां पर पानी तो बिल्कुल होता नहीं है इतना, और फिर उसके साथ साथ में वहां पर ऑब्वियसली बात है वहां पर सनलाइट भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सनलाइट पड़ती है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जो उनकी सोइल होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत वाली, वहां पर सोल्टी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काफी दिक्कत है इनके लिए। और उसके बाद में जो अपने ये राजस्थान वाले लोग होते हैं ये इसको यहाँ पर इसका इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन कर इसको यूज करने के लायक इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यही था एरिड सोइल में भी। तो एरिड सोइल का भी कुछ ऐसा ही सीन है, यहाँ पर थोड़ी अनफर्टाइल सी होती है, लेकिन फिर भी अपने वहाँ के लोग उसको फर्टाइल बनाने के लिए अच्छी इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, उसको फर्टाइल बनाकर वहाँ पर अच्छी ग्रो करते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया, तो ये सारे के सारे वहाँ पर ग्रो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सोइल के बारे में, ठीक है। अब फॉरेस्ट सोइल जैसे यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर फॉरेस्ट सोइल मतलब कि कहीं ना कहीं ये हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमस नहीं मिलेगा। ह्यूमस याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट की लीफ होती है तो वो आगे चलकर सूख कर वो अपने सोइल में यहाँ पर मिल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो उसको लैंड को फर्टाइल बना देता है। लेकिन इसके अपोजिट होता है यहाँ पर माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल में ह्यूमस की काफी कमी होती है, फॉस्फोर और लाइमस्टोन वहां पर मिलता नहीं है, तो यहाँ पर भी काफी दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं यहाँ पर, लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसका लैंड, अपना जो ये कंजर्वेशन है, और उसके बाद में आपने इरोजन के बारे में सुना होगा। अच्छा, लैंड कंजर्वेशन क्यों करना है? क्योंकि वहां पर लैंड डिग्रेड हो रहा है। लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है हमने बात की यहाँ पर, जैसे माइनिंग यहाँ पर होती है, माइनिंग मैंने बताया था आपका, माइनिंग जैसे मैंने बताया था बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले जो बेल्ट है यहाँ पर माइनिंग काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको। उसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है, ठीक है, और बताऊं आपको डैम बनाने की वजह से भी इरोजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी सारी एक्टिविटीज वुमेन द्वारा कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये इरोजन होता क्या है? इरोजन में क्यों इरोजन बोल रहा हूँ बार बार, इरोजन एक्चुअली में होता क्या है? देखो, जैसे मैंने लेयर की बात की थी वहां पर सोइल की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सोइल की लेयर की मैंने बात की यहाँ पर आपसे, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पर मान के चलो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जो उसकी जो नीचे वाली लेयर होगी, ये वाली मतलब जो साइड वाली, जो इसके यहाँ पर ये वाटर के पास में जो भी लेयर होगी, वो एक्चुअली में वाटर से जब कनेक्शन हो, मतलब जो उसका जो वाटर का जो फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं इस जो एरिया वाली जो इसका सोइल होगा इसको कहीं ना कहीं वो लेकर चल जाएगा। तो सिंपली ये था इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक यहाँ पर वर्ड सुनने में आता है शीट इरोजन के बारे में। शीट इरोजन एक्चुअली में सिंपल एक छोटा सा ही कंसेप्ट है। मान के चलो ये कोई लैंड होगी, सोइल होगी टॉप की, और यहाँ पर रेनफॉल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर रेनफॉल आएगी, जहां पर ये रेन के जो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरेंगे ये वाले, तो जहां वहां से जब ये सोइल को हटाएगा, ये सोइल को हटाएगा जहां की ये रेन के ड्रॉप्स गिरेंगे, तो ये टॉप मोस्ट की जो सोइल होगी इसको जब ये थोड़ा सा हटाएंगे तो इसका इरोजन होगा, तो इसी को बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक आता है गली इरोजन। गली इरोजन कहीं ना कहीं गली मींस गली, एक टाइप में गली के टाइप पे एक बात की गई है। तो ये गली एक्चुअली में थोड़ा डीप हो जाता है। तो डीप में बात करूं, जैसे यहाँ पर ये आपने देखा होगा मतलब काफी सारे रोड्स होते हैं वहां पर वो धंस जाते हैं, और काफी सारे मतलब जो काफी डैम के पास में काफी सारे एरिया होते हैं, वहां पर भी काफी सारे स्टीप और डीपली यहाँ पर जो लैंड होता है वो नीचे चला जाता है, तो वो फिर वो गली इरोजन ही होता है। तो ये सारा गली इरोजन कंसेप्ट है कि गली इरोजन कंसेप्ट कैसे होता है, ये भी कहीं ना कहीं वाटर से ही होता है, ठीक है। और मान के चलो ये रोड है, रोड यहाँ से बीच में यहाँ से इस लैंड का यहाँ पर इरोजन हो गया, तो ये रोड भी यहाँ से नीचे चला जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अब सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन तो आप सभी को पता है, सोइल को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि सोइल का कहीं ना कहीं यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है। सोइल का डिग्रेडेशन कैसे, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पर सोइल का डिग्रेडेशन हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, तो सोइल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं सोइल को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि सोइल एक हमारे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आप सभी को पता है, हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए सोइल हमारे लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट है। तो सोइल को कंजर्व करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।